हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ वांगचन के फैन रिएक्शन वी आर फ्रॉम फ्यूचर का चैप्टर 10 का पार्ट 4 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप इंजॉय करेंगे स्टोरी को। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वांग जी सबके सामने ही अनाउंस करते हुए कहता है कि वो यिंग की रक्षा करेगा और किसी में भी उसकी बात को इनकार करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था। तभी जंग जंग सबसे कहता है, अगर किसी को मेरे भाई के प्रेजेंस से कोई प्रॉब्लम है तो अपने घर पर रुक सकता है। मेरे भतीजे यानी जिंगमिंग के 100 दिन पूरे होने के जश्न में उसे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस बात का विरोध करने की सोची, लेकिन कर नहीं पाए। अब स्क्रीन में शो होता है उन सारे योद्धाओं की बातें सुनकर वाइट ड्रेस पहने हुए एक पर्सन चौंक गया और चुनाव करने के बाद वो ट्रेजर पेविलियन से बाहर चला गया। अब कुछ कदम चलने के बाद वो एक छोटी सी गली में पहुंचा। तभी वहां पर ब्लैक ड्रेस पहने हुए एक पर्सन अपीयर हुआ और उसने उससे कहा, राजकुमार वी, क्या आपने खरीदारी पूरी कर ली है? वेनिंग की ये बातें सुनकर वी वुचान ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ नाजुक चंदन का बॉक्स उसकी ओर उछाला। वेनिंग ने उस बॉक्स को पकड़ लिया और खोला तो उसमें एक टैसल पेंडेंट था जिसमें सफ़ेद जेट का एक टुकड़ा लटका हुआ था। वो जेट ट्रांसपेरेंट था, उसमें कोमल रोशनी बह रही थी, मानो वो जिंदा हो। ये देखते ही वेनिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ये बहुत सुंदर है। वी वुचान कहता है, ये सुंदर छोटी सी चीज़ बिल्कुल भी सस्ती नहीं थी। तुम्हारी बहन के पैसे से नए कपड़े खरीदने के बाद जो पैसे बचे थे, ये इसके लिए काफ़ी नहीं थे। वैसे भी मेरे पास एक भी सिक्का नहीं बचा है। मैं बस वापस जाकर डांट खाने का इंतज़ार करूँगा। ये सुनते ही वेनिंग जल्दी से कहता है, नहीं नहीं राजकुमार वी, आप मैडम जियांग के बच्चे के लिए एक तोहफा खरीद रहे हैं, तो मेरी बहन आपको नहीं डांटेगी। वी वुचान कहता है, अपने शब्दों पर ध्यान रखना। जब तुम्हारी बहन मुझे डांटे तो ये बात याद रखना कि मेरी थोड़ी सी मदद कर देना। अब वेनिंग आगे कहता है, राजकुमार वी, जिंगमिंग को ये तोहफा ज़रूर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हालांकि वी वुचान ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि ये वो तोहफा है जो मैं जिंगमिंग को दे रहा हूँ। ये केवल एक छोटी सी चीज़ है। ट्रेजर पेविलियन में जो चीज़ है उनके लुक्स के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही वेनिंग सरप्राइज होते हुए कहता है, तो राजकुमार वी, आपने क्या तोहफा तैयार किया है? वी वुचान ने फाइनली अपने स्लीव के अंदर से एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स निकाला। उसने उसे वेनिंग के सामने हिलाया और मुस्कुराया। वेनिंग ने उस बॉक्स को उठाया और खोला और फिर कहा, क्या शानदार घंटी है, प्रभावशाली है। प्रभावशाली शब्द का अर्थ उसकी कारीगरी की जटिलता नहीं था, हालांकि उसकी चांदी की शुद्धता और उसके शरीर पर बनाए गए 9 पंखुड़ियों वाले कमल के अद्भुत रंग को उनकी कारीगरी की परफेक्शन माना जाता था। हालांकि वेनिंग के सरप्राइज होने का कारण इतनी छोटी सी घंटी में छिपी शक्ति थी। वेनिंग वी वुचान से पूछता है, राजकुमार वी, क्या ये वही है जो आप पिछले 1 महीने से बना रहे हैं, जब आप कई दिनों से खुद को गुफा में बंद कर रहे थे? वी वुचान कहता है, तुम सही हो। जब तक मेरा भतीजा जिंगलिंग इस घंटी को अपने साथ रखता है, तब तक कोई भी क्रीचर जिसका पावर लेवल थोड़ा भी कम है उसके पास आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम इसे छू नहीं सकते। अगर तुमने इसे छुआ भी तो शायद कुछ समय के लिए तुम पर भी इसका असर पड़ेगा। वेनिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। अब वी वुचान ने उस टैजल वाले पेंडेंट को लिया और उसे चांदी की घंटी पर लटका दिया। दोनों पेंडेंट एक साथ रखे जाने पर बेहद मनमोहक लग रहे थे, जिससे वी वुचान काफ़ी संतुष्ट था। अब स्क्रीन में ये सब कुछ देखने के बाद यानी अपने भाई वी वुचान को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, जियांग, तोहफे के लिए शुक्रिया, ये बहुत सुंदर है। ये सुनकर वी वुचान भी मुस्कुराया और यानी से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सीजे, वो मेरा भतीजा है और अपनी माँ की तरह सबसे अच्छी चीज़ों का हकदार है।
अब उस पेंडेंट के बारे में जानकर जिन गौशन की आंखें लालच से चमक उठी। वो उसका इस्तेमाल करके काली शक्ति को कंट्रोल कर सकता है। वो विवोचन से पूछता है, क्या तुमने सच में ऐसा कुछ बनाया है जिससे भूतों के सेनापति यानी वेनिंग भी डर गया था? तभी जिंगी गुस्से में जिन गौशन से कहता है, हाँ ये जिंगनिंग के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। ये सुनकर जिन गौशन कहता है, वो मेरा पोता है, मेरी सारी चीजें सिर्फ उसी की है। जिंगी पहले की तरह गुस्सा होते हुए जिन गौशन से कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी चीजें तुम्हारी हैं। अब जिंगनिंग अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है, जिंगी अब बस भी करो और तोहफे के लिए आपका शुक्रिया अंकल वी। चंद मुस्कुराते हुए जिंगनिंग से कहता है, कोई बात नहीं मेरे प्यारे भतीजे। लेकिन जिंगनिंग को भी वुचान के लिए बुरा लग रहा था जब उसने उसकी मासूम मुस्कान देखी जो थोड़ी देर बाद उसे छीन ले जाने वाली थी। अब स्क्रीन में शो होता है, वेनिंग वरीड होते हुए भी वुचान से कहता है, लेकिन राजकुमार भी, क्योंकि आप राजकुमार जिंगनिंग के जन्मदिन के उत्सव में शामिल होंगे। राजकुमार भी, आपको मैडम जियांग के पति से मिलते समय खुद को रोकना होगा, उनसे टकराना मत। भी वुचान हाथ हिलाते हुए वेनिंग से कहता है, तुम इस बारे में चिंता करना छोड़ दो, मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। जिनजिशान ने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मैं पूरे साल उसके बारे में बुरा नहीं बोलूँगा। अब स्क्रीन में ये सब कुछ देखकर और उस इन्फॉर्मेशन को सुनकर वी वुचान हैरान हो गया। वो सोचता है, क्या मुझे सच में उस जिनजिशान ने बुलाया था? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी। तभी जैंग चैंग भी सरप्राइज होते हुए जिनजिशान से कहता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये तुम थे। जिनजिशान अपने फ्यूचर की कार्रवाई से खुश था। अब वो अपनी शादी के लिए यानी का हाथ उनसे मांग सकता था या उनसे बातचीत कर सकता था। वो विवुचान और जैंग चैंग से कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन और अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखूँगा, मुझ पर भरोसा रखो। और जिनजिशान की ऐसी बातें सुनकर जिनजिशान कहता है, तो यही कारण था जिसके लिए तुम कुल प्रमुख जिन के साथ बहस कर रहे थे। तभी मैडम जिन अपने बेटे जिनजिशान का सपोर्ट करते हुए जिनजिशान से कहती है, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा करके कुछ गलत किया है। अब जिन गौशान ने मौके का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा ताकि वो भी वुचान के अमेजिंग टूल्स को हासिल कर सके। वो सबसे कहता है, हाँ हाँ हाँ, मेरा बेटा सही कह रहा है, उसने भी वुचान को आमंत्रित करके अच्छा काम किया है, क्यों नहीं। आखिरकार वो मैडम जियांग का भाई है और फ्यूचर में मेरा बेटा उसका जीजा होगा। लेकिन किसी ने भी उसकी मीठी बातों पर ध्यान नहीं दिया और फ्यूचर देखने के लिए स्क्रीन की ओर फोकस किया। अब स्क्रीन में शो होता है, दोपहर के समय वो दोनों रास्ते में कियोंग की पथ से गुजरे। पहले तो उन दोनों ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन जब वो घाटी के बीचों बीच पहुँचे तो वी वुचान को लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ से गुजरने वाले लोगों की संख्या इतनी कम नहीं होनी चाहिए। वी वुचान ने कहा, क्या कुछ गड़बड़ है? वेनिंग अपनी आंखों को सफ़ेद कर लेता है और एक पल बाद उसने अपनी आंखों को फिर से नॉर्मल कर लिया और वी वुचान से कहा, नहीं, यहाँ बहुत शांति है। वेनिंग की ये बातें सुनकर वी वुचान कहता है, हाँ सचमुच थोड़ा शांत है। वी वुचान उन अजीब तरह की आवाज़ों का एक भी अंश नहीं सुन सका जिन्हें वो हमेशा सुनता रहता था। अब वी वुचान तुरंत घबरा गया और फुसफुसाते हुए वेनिंग से कहा, चलो चले। अब स्क्रीन में ये देखने के बाद कुल प्रमुखियाओं ने पूछा, हाँ यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? नी हुआसांग घबराते हुए कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। स्क्रीन में ये सब कुछ देखकर वांगजी भी घबरा गया और अपने वेइंग के लिए वरीड हो गया और उसे प्यार भरी और वरीड आंखों से देखने लगा। अब जिनजिशान भी स्क्रीन में वो सब कुछ देखने के बाद वरीड था। वो वरीड होते हुए सोचता है, काश कुछ भी बुरा ना हुआ हो। शादी के लिए उन लोगों का अनुमति पाना इतना मुश्किल था, अब इसे एक पल में बर्बाद नहीं किया जा सकता। अब स्क्रीन में शो होता है, जैसे ही वी वुचान मुड़ा, वेनिंग ने कुछ पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया।
वो एक पंखदार तीर था जो वी वुचान के चेस्ट के ठीक बीच में आकर लगा। स्क्रीन में ये देखते ही जैंग जैंग गुस्से में अपने लाल आंखों से चिल्लाया और कहा, उस पर हमला करने की हिम्मत किसने की? नी मिंगजू भी कहते हैं, लैंगनिंग के जिन कबीले ने उसका इस तरह स्वागत किया। जिन जुशान इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो नी मिंगजू से कहता है, मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। चलिए और देखते हैं, फिर आप हमें जज कर सकते हैं। तभी योद्धाओं में से एक कहता है, इसमें देखने वाली क्या बात है, आपका कबीला एक और वैन कबीला बनता जा रहा है। उस योद्धा की बातें सुनकर जिन जुशान गुस्से में अपने दांतों को दबाते हुए कहता है, तुम, और कसम खाता है कि वो उस योद्धा को नहीं छोड़ेगा। अब वांग जी वी वुचान से पूछता है, विंग, तुम ठीक हो? जिस पर वी वुचान मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि उसका फ्यूचर सेल्फ वांग जी से क्यों कह रहा था कि वो उसे दूसरों से न मरवाए। दूसरी ओर जूनियर्स ने इसके बारे में सिर्फ सुना था, अब वो इसे खुद देख रहे थे और यकीन नहीं कर पा रहे हैं। अब वो लोग मेन बैटलफील्ड में इंटर करने वाले थे जहां से उन्होंने कुछ लोगों को खोया था। स्क्रीन में शो होता है, वी वुचान ने अचानक ऊपर देखा। घाटी के दोनों ओर अनगिनत छिपने के कोनों से कई लोग निकल आए। उनकी संख्या 300 से ज़्यादा थी। ज़्यादातर ने बर्फ के पीछे चिंगारी वाले कपड़े पहने थे और हालांकि कुछ ने दूसरे यूनिफॉर्म भी पहने थे। सभी अपनी पीठ पर धनुष और कमर में तलवारें लिए हुए थे। पहाड़ों और दूसरे लोगों की रक्षा के लिए उनमें से कई लोगों ने कवच भी पहना हुआ था और पूरी तरह से सावधान थे। सभी तलवारें और तीरों की नोकें वी वुचान की ओर तान दी गई। वी वुचान पर सबसे पहले जो तीर आया वो भीड़ को चलाने वाला पर्सन ने चलाया था। वो आदमी हट्टा कट्टा और सांवला रंग का था। उसके सुंदर चेहरे मोड़े कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। वी वुचान ने उससे पूछा, तुम कौन हो? अगर आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।